अपन हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, अगर आप लोगों को पता हो बच्चों, इनकम टैक्स के अंदर हमारे कोर्स में मेजर सेक्शन कितने होते हैं बच्चों? 90। सेक्शन 1 पूरे इंडिया में अप्लाई है, सेक्शन 2 डेफिनेशन है, सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर है, और सेक्शन 4 क्या है? चार्जिंग सेक्शन। फिर हमारे 5, 6, 7 और कौन से आते हैं? 9। फिर एक आता है सेक्शन 10, एक आता है 10(2) से लेके कौन सा? 10(48), 10AA। सेक्शन 11 से कौन सा? 13, 13A, और कौन सा बच्चों? 13B। ये हमारे क्या है? प्रोविजंस है। ठीक है। जब भी इनकम टैक्स की पढ़ाई स्टार्ट होती है सेक्शन 4 से होती है। सेक्शन 4 बोलता है कि इनकम टैक्स लगने के लिए 5 कंडीशन होती है। नंबर 1 पर्सन होना चाहिए, नंबर 2 क्या होनी चाहिए? इनकम होनी चाहिए, नंबर 3 वो इनकम इंडिया में होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए बच्चों? इंडिया में टैक्सेबल होनी चाहिए। और नंबर 4 नॉट एग्जेम्प्ट, वो एग्जेम्प्ट नहीं होनी चाहिए। पर्सन हो, इनकम कमाई, इंडिया में टैक्सेबल है। अगर आप ROR हो तो वर्ल्ड में कहीं भी कमाओ टैक्स दोगे। और अगर NRI हो तो अक्रूड या रिसीव कहाँ हुई है? इंडिया में, और वो एग्जेम्प्ट नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है। ये मैंने आपको बता रही हूँ। ये अदर एग्जामिशन अभी बताया नहीं। ठीक है। ये ट्रस्ट की इनकम एग्जेम्प्ट होती है, पॉलिटिकल पार्टी की इनकम एग्जेम्प्ट होती है, सेज की इनकम एग्जेम्प्ट होती है। पर्सन है, इनकम है, इंडिया में टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट नहीं है। अगर चारों कंडीशन क्या हो गई? पूरी हो गई, तो उस इनकम को कहाँ लेके जाओ? हेड्स में लेके जाओ। सेक्शन 14 हेड्स ऑफ इनकम। और कोई इनकम अगर एग्जेम्प्ट है तो वो टोटल इनकम का पार्ट नहीं होती, और उसके खर्चे भी अलाउड नहीं होते। कोई इनकम जो एग्जेम्प्ट है उसके खर्चे आपको अलाउड नहीं होते। ये बात कौन बोलता है बच्चों? 14। तो मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर यहाँ पे क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। नाउ हमारी जो इनकम का पहला है कौन सा होता है बच्चों? सैलरी। सेक्शन 15 से 17 इनकम फ्रॉम सैलरी, और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आप गौर से सोचो कि हमने क्या पढ़ा, दो बातें पढ़ी। सैलरी एड में इनकम कब जाएगी, और हाउ टू कंप्यूट सैलरी इनकम। इसमें भी फिर बातें कि हम जब जॉब करते तो हमको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, 52 बेनिफिट्स मिलते हैं। उनके 3 ट्रीटमेंट होते हैं, या तो पूरा टैक्सेबल, या पूरा एग्जाम, या पार्शियल। और मैंने आपको जो भी 25 दिन लगाए यही तो बताने लगे कि 52 नाम कौन से थे और हर चीज का ट्रीटमेंट क्या होता है। क्लियर बात यहाँ पे? अब 18, 19, 20, 21 है ही नहीं। सेक्शन 22 से 27 कौन सा आता है बच्चों? हाउस प्रॉपर्टी। वर्किंग नोट नंबर 2 हाउस प्रॉपर्टी, जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। फिर ये जो सेक्शन है कौन सा? 22 से 27। और आज अपन निकालना सीखेंगे। सेक्शन 22 तो ये बताता है कोई इनकम हाउस प्रॉपर्टी में कब जाएगी। तो सबसे पहले आपको उस इनकम को उस घर पे लेके जाना है, और जाने के बाद उस इनकम को निकालते कैसे। तो दो चीज सीखनी हो तो क्या कि पहले तो ये बताओ कि कोई इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी कब, और जाने के बाद क्या कि कैसे हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को क्या करेंगे? कंप्यूट करेंगे। तो बताइए मेन टाइम किस में लगता है? बताओ। कंप्यूटेशन। तो मतलब सेक्शन 22 तो बताता है कैसे पता चलेगा कि इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी, और सेक्शन 23 से 27 तुमको बताता है हाउ टू कंप्यूट हाउस प्रॉपर्टी इनकम। तो बताइए ज्यादा टाइम किस में लगेगा? सेक्शन 22 तो मेरी एक क्लास ले जाएगा, और कंप्यूटेशन क्लास जो मेरी है 9 से 10 क्लासेस ले जाएगी। बट ये सैलरी की तरह बहुत बड़ा नहीं है। मतलब इसके अंदर खास बात क्या है? एक छोटा सा फॉर्मेट है, 5 वर्ड है, 5 में से 3 तो अपने आप ही निकल जाएंगे। बच्चे कितने? 2। और 2 वर्ड को समझने के लिए 10 क्लासेस चाहिए। क्या बोला मैंने? 2 वर्ड को। तो अभी आप जब पढ़ेंगे, चैप्टर बड़ा टेक्निकल है। कोई भी बच्चा, आज जैसे फर्स्ट क्लास है, काफी बच्चे आते हैं, फर्स्ट क्लास होता है, जोश आता है, फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद क्या होते हैं? वापस कम होने लग जाते हैं, फिर क्लासेस मिक्स हो जाती है। ऐसा नहीं हो सकता। आपको जब भी पढ़ोगे तो आपको प्रीवियस क्लास जरूर मेरी पढ़नी पड़ेगी, क्यों? लिंकिंग है ये। आज इनकम टैक्स लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगा। एक सेक्शन दूसरे से क्या लिंक, और लॉजिक भी पता चलेंगे आपको। मतलब ऐसा नहीं कि रट रहे हैं बैठ के, आपको लॉजिक पता चलेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों किया। हालांकि वो बताने की जरूरत नहीं होती, बट विद लॉजिक आपको समझ में आएगा कि गवर्नमेंट ने ऐसे कानून क्यों बना रखे हैं। समझ गए बात को यहाँ पे? तो आइए, चैप्टर का नाम लिखा आपने क्या? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सेक्शन 22 से 27।
सेक्शन 22 से 27। ऐसे ही बच्चों अगला सेक्शन कौन सा आएगा 28 से कौन सा 44। बता 28 तो क्या बताएगा, कोई इनकम बी में कब जाएगी, और 29 से 44 कंप्यूटेशन, मतलब मेन चीज क्या होती है कंप्यूटेशन। फिर ऐसे ही कौन कैपिटल गेन 45 तो क्या बताएगा कैपिटल गेन में इनकम कब जाती है, और फिर 50 और 46 से 49 55 कंप्यूटेशन। 56 क्या बताएगा अदर सोर्स में इनकम कब जाती है, और 50 से 59 कंप्यूटेशन। इन सबको क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए। फिर तुम्हारे आते हैं कमाता कोई और है जुड़ती किसी और में, उसको बोलते हैं क्लबिंग। फिर 68 से 69 अनडिस्क्लोज इनकम, ये जोड़ लो। उसके बाद क्या आता है लॉस, 70 से 80 का माइनस कर लो, लॉस को माइनस कर लो, वो तुम्हारी क्या जाती है बच्चों जीटीआई। और जीटीआई में से नोटिफाइड पर्सनल खर्चे, क्या बोला मैंने खर्चे, और नोटिफाइड इन्वेस्टमेंट क्या मिलता है आपको डिडक्शन, और वो क्या आ जाती है टोटल इनकम। और टोटल इनकम पे क्या निकालो टैक्स, और टैक्स निकालना मैंने आपको यहाँ सिखाया। इस तरह से आपकी इनकम टैक्स चलती है। बड़े चैप्टर्स कौन से हैं, एक तो सैलरी था, एक कौन सा है बी एंड पी, एक कौन सा है कैपिटल गेन। बाकी सब चैप्टर्स जो है कोर्स क्लबिंग डिडक्शन सेट ऑफ ऑन एवरेज 3 से 4 दिन लेते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं 3 से 4 दिन। तो बड़े चैप्टर आपके ये 3 होते हैं, एक तो हो गया ये बच गया। अब ठीक है यहाँ तक की बात। तो चलिए अपन ने क्या बताया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 से 27 लिखो। सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन चार्जिंग सेक्शन लिख लिया। सेक्शन 22 का नाम क्या है डैश करके लिखो। कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगी। कैसे पता चलेगा कि इनकम क्या हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगी। लिख लिया क्वेश्चन मार्क, मतलब कैसे पता चलेगा। इफ लिखो आंसर अगली लाइन में, इफ assessee satisfied all the condition, if assessee satisfied all the condition, if assessee क्या satisfied all the condition, then income will be taxable under the head of house property. Income will be taxable under the head of क्या house property. If assessee satisfied all the condition, then income will be taxable under the head of क्या house property. ठीक है नंबर लिखो। पहली कंडीशन देयर मस्ट बी बिल्डिंग, देयर मस्ट बी बिल्डिंग, बिल्डिंग अंडरलाइन करना रेड पेन से लिखना। देयर मस्ट बी क्या बिल्डिंग एंड लैंड अटैच देयर टू, एंड क्या लैंड अटैच देयर टू। बताओ मेन चीज क्या है जमीन या बिल्डिंग, बिल्डिंग। देयर मस्ट बी क्या बच्चों देखो, जैसे मान लीजिए क्या यहाँ पे बिल्डिंग है क्या, इस खाली जमीन को रेंट पे दोगे तो ये चैप्टर अप्लाई नहीं। अब बताओ ये क्या है जमीन है, और जमीन पे क्या बनी हुई है बिल्डिंग। अब हम क्या बोलेंगे बिल्डिंग एंड लैंड अटैच, तो फिर ये इनकम कहाँ जाएगी हाउस पर। तो अगर केवल खाली जमीन को किराए पे दिया मैरिज गार्डन तो वो कहाँ नहीं जाएगा हाउस प्रॉपर्टी नहीं जाएगा। बिल्डिंग होना क्या है जरूरी। देयर मस्ट बी क्या बिल्डिंग, लिख दिया बच्चों। सेकंड कंडीशन assessee should be owner of such building, ऑनर को रेड पेन से लिखना। assessee should be क्या ऑनर ऑफ सच बिल्डिंग।
असेसी उस बिल्डिंग का क्या होना चाहिए, ओनर। तो हाउस प्रॉपर्टी में इनकम टैक्सेबल होने के लिए दो कंडीशन है, बताओ क्या। हाउस प्रॉपर्टी में एक तो बिल्डिंग होनी चाहिए, और आप बिल्डिंग के क्या होने चाहिए बच्चों, ओनर। एंड थर्ड लिखो, एंड बताओ सबसे पहली कंडीशन हो गई देयर मस्ट बी क्या, बिल्डिंग। दूसरी कंडीशन क्या, ओनर होना चाहिए। एंड सच बिल्डिंग शुड नॉट यूज फॉर ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन which profit are tax। वापस सुन लो, सच बिल्डिंग शुड नॉट यूज फॉर क्या, मतलब खुद के व्यापार के काम में नहीं आनी चाहिए वो बिल्डिंग, खुद के जो ओनर है ना, खुद के व्यापार के काम में नहीं आनी चाहिए वो बिल्डिंग, जिसका प्रॉफिट क्या है, टैक्सेबल, which profit are क्या, टैक्सेबल। सच बिल्डिंग शुड नॉट यूज, बिल्डिंग यूज नहीं आनी चाहिए किसके, ऑन बिजनेस प्रोफेशन विच प्रॉफिट आर टैक्स, जिसका प्रॉफिट क्या है, टैक्सेबल। हो गया, तीन कंडीशन बताओ, क्या होनी चाहिए, ओनर होने चाहिए, और क्या वो बिल्डिंग खुद के व्यापार के काम में नहीं आनी। अगर ये तीनों कंडीशन क्या हो गई, पूरी हो गई, तो इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होगी, हाउस प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले बच्चों अपन को क्या करना होता है, हेड पहचानना होता है। क्या बच्चे, हेड। भाई तेरा रूम ये, जैसे घर में एक नया मकान बना है, 5 बच्चे हैं, तेरा रूम ये है, तेरा रूम ये है, तेरा रूम कैसा कैसे पता चलेगा, तो पहले पहचानो कि ये रूम किसका है, समझ गए। बच्चों के रूम में जाना पड़ेगा, मास्टर बेडरूम में थोड़ी चल जाएंगे वहाँ पे, समझ गए, हो जाए आगे की बात क्लियर है। अच्छा अब इसका एनालिसिस करें, लिखो एनालिसिस आप ब्लैक पेन से यूज करा करो, मतलब ब्लैक पेन और जो भी हो ना, मतलब रेड पेन ले लो अगर आपका, और प्रोविज जो ब्लू पेन होता है ना, वो याद करने वाला होता है। एनालिसिस केवल क्या है, समझने के लिए। अपन इस पूरी लाइन का क्या करते हैं बच्चों, एनालिसिस करते हैं। देखो अब बताओ, हमारे पास जो असेट होती है, एनालिसिस में हमने लिखा असेट, समझना पहले चीज, एक होती है क्या असेट, क्या क्या हो सकती है, खाली जमीन, केवल खाली जमीन, समझना, वैकेंट लैंड। और क्या हो सकती है, प्लांट हो सकती है बच्चों, किसको किराए पे देना, प्लांट को। और किसको किराए पे देना, मशीनरी को देना। और किसको देना, फर्नीचर। टेंट वाले का काम होता नहीं बच्चों, अगर आपने इनको रेंट पे दिया है, चैप्टर अप्लाई नहीं। ये चैप्टर ये नहीं बोल रहा कि सभी एसेट्स पे अप्लाई होगा, केवल किस पे होगा, बिल्डिंग। किस पे अप्लाई होगा बच्चों, बिल्डिंग एंड लैंड। बिल्डिंग के साथ क्या होनी चाहिए, लैंड अटैच। हमारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए बच्चों, बिल्डिंग। अब दो बातें, बिल्डिंग दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी। अच्छा बिल्डिंग हो गई ना, बिल्डिंग ठीक है, क्या बताया मैंने, बिल्डिंग के साथ क्या हो सकती है बच्चों, लैंड। मेन चीज क्या है, बिल्डिंग। अब असेसी, क्या बोल रहे हो, हाउस, ये वैकेंट लैंड, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इस पे हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर अप्लाई नहीं होंगे। असेसी क्या है, असेसी क्या है बच्चों, असेसी ओनर नहीं है। और असेसी क्या है, ओनर है। बताओ अगर ओनर नहीं है ना, तो हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर अप्लाई नहीं। ठीक है बच्चों, जैसे बिल्डिंग है ना, ये क्या है बच्चों, बिल्डिंग है,
इधर आऊंगा और मैंने इस बिल्डिंग को मान लो राहुल को किराए पे दे दी। राहुल को क्या दे दिया? बताओ चैप्टर अप्लाई होगा नहीं होगा? नहीं होगा। बताओ क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं ओनर नहीं हूं। मैं क्या नहीं हूं? ओनर नहीं हूं। समझिए बात को। ये पीछे मकान मालिक जहां तुम कई बार चाबी लेके आते हो ना, बिल्डिंग उसकी है और मकान मालिक इस बिल्डिंग का क्या है? ओनर है। और मैं उसको क्या देता हूं? रेंट। ये बिल्डिंग मकान मालिक के बिजनेस के काम में आ रही है, किराएदार के बिजनेस के काम में? तो मकान मालिक पे चैप्टर क्या हो जाएगा? अप्लाई हो जाएगा। आप समझे क्या बोल रहा हूँ? अब मेरे एंगल देखो, पहले मकान मालिक के एंगल से देखो, क्या ये बिल्डिंग है? अरे बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग है। मकान मालिक पीछे रहता है, क्या उसका ओनर है? और ये बिल्डिंग मकान मालिक के बिजनेस के काम में आ रही है, किराएदार के बिजनेस के काम में आ रही है। मकान मालिक ने तीनों कंडीशन क्या कर दी? पूरी कर दी। मकान मालिक पे चैप्टर क्या हो जाएगा? अप्लाई। शाम को ये जगह खाली रहती है 4 बजे बाद, तो मेरे पास कोई आया कि यार ये आपकी जगह खाली है, आप हमको 2 घंटे के लिए दे दो, इंजीनियरिंग के बच्चे को बुलाएंगे। मैंने कहा ले ले, मेरे क्या, मेरे को तो पैसा देगा। अब बताओ, मुझे भी किराया मिलता है। अब बताओ, बिल्डिंग है, मैं ओनर नहीं हूं ना, तो बताओ मेरे पे फिर मेरे को जो किराया मिल रहा है वो जाएगा, वो किसी और हेड में जाएगा, बट हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। तो ये बिल्डिंग होनी चाहिए। बिल्डिंग के क्या होने चाहिए? असेसी। अच्छा, तो बिल्डिंग का नेचर कैसा होता है? 2 प्रकार की बिल्डिंग होती है। तो कैसी? वो तो रेजिडेंशियल होती है और एक क्या होती है? कॉमर्शियल। बताओ मकान मालिक के पास 2 प्रकार की बिल्डिंग है, कौन कौन सी? रेजिडेंशियल और कौन सी? कॉमर्शियल। बताओ बिल्डिंग भी 2 प्रकार की, 2 तो ही होती है। एक तो क्या, आपने क्या कर दिया? ओन एसओपी। ओन एसओपी का मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। क्या बोला मैंने? बताओ अभी तुम जहां से आए हो, सक्षम, तुम किराए के मकान में रहते हो, खुद का घर है, खुद के घर को क्या बोलेंगे? ओन एसओपी। क्या बोलेंगे? ओन एसओपी। और या आपने उसको क्या दे, लेट। जैसे बच्चों मेरे पास 2 घर है, मैं खुद तो रहता हूं दुर्गापुरा और मेरा जगतपुरा फ्लैट है, तो जो मैं खुद रहता हूं वो तो कहलाएगा क्या? ओन एसओपी। और मैंने जगतपुरा वाले फ्लैट को क्या दे रखा है? किराए पे। तो देखो दोनों बिल्डिंग है, दोनों बिल्डिंगों का मैं क्या हूं? ओनर हूं। एक में मैं खुद रहता हूं, एक को मैंने क्या दे रखा है? किराए पे। ऐसा ही तो होगा। ऐसे ही तुम्हारे पेरेंट्स क्या है, उनके पास 2 दुकान है, एक क्या दे रखी है उन्होंने? लेट आउट। और एक में क्या कर रहे हैं? ओन बिजनेस। बोलो बच्चों, हो सकता है ना? मान लो जैसे ये जो मकान मालिक है ना, इसकी मान लो 2 दुकान है यहाँ पे। एक तो क्या दे रहा है? ये कॉमर्शियल बिल्डिंग है, कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग है? कॉमर्शियल। इधर आएगा। एक में तो क्या कर रहा है? मुझे दे रखा है। और एक में खुद का बिजनेस करता है। हो सकता है ना ये? बताओ इसके अलावा कोई और दिमाग में बात आएगी? बताओ, यही होगा ना? पहले तो चीजों को लॉक करना सीखो। बताओ यही पॉसिबिलिटी है या नहीं? बताओ। हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ये भी एसेट्स है और ये भी एसेट्स है। अगर आपने बिल्डिंग के अलावा और चीजों को किराए पे दिया तो ये चैप्टर अप्लाई नहीं होगा। अगर आपने बिल्डिंग को किराए पे दिया, आप ओनर नहीं है, तो भी चैप्टर अप्लाई नहीं होगा। ओनर है। बिल्डिंग के 2 नेचर होते हैं, रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल। खुद रहते हो या किराए पे दे दिया। कॉमर्शियल के भी किराए पे दे दिया या खुद का व्यापार है। अब बताओ चैप्टर किस पे अप्लाई होगा? सेक्शन की लैंग्वेज को पढ़ के देखो। बिल्डिंग होना चाहिए। बिल्डिंग है ये सारो, बताओ ये बिल्डिंग है। तो मेरे पास 4 बिल्डिंग है, 1 2 3 4, 1 2। बताओ कौन कौन सी बिल्डिंग, इस लैंग्वेज को पढ़ के बताओ कौन कौन सी बिल्डिंग पे चैप्टर अप्लाई होगा। देख के बताओ इनमें से कौन कौन सी बिल्डिंग है इस पे चैप्टर अप्लाई होगा। देखो तुम गलती कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? लॉ को तो रख रहे हो साइड में, और जो तुमको खुद को अच्छा लग रहा है वो कर रहे हो। 3 कंडीशन लिखाई मैंने, 3 कंडीशन लिखाई ना। उन 3 लैंग्वेज को पढ़कर बताओ कि सर इस बिल्डिंग पर हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर अप्लाई नहीं होंगे। बोलो बच्चों। ये बोल रहा है सर इन पे तो अप्लाई होगा, इस पर अप्लाई नहीं होगा। बोलो बच्चों आराम से देखो, 3 लैंग्वेज देखो ना तुम। देखो 2 चीज है, मेरा दिल क्या कहता है और दिमाग क्या कहता है। देखो वो अलग ही दूंगा। अरे मेरे भाई लैंग्वेज पढ़ना 3 कौन सी ना बताओ। ये बताओ, ये बताओ, ये वाली बात इसमें क्यों अप्लाई नहीं हो रहा मुझे बताओ। देयर मस्ट बी बिल्डिंग। बोलो बिल्डिंग क्या आप क्या हो? वो बिल्डिंग खुद के व्यापार के काम में नहीं आनी चाहिए। बताओ कौन सी कंडीशन से तुमने बोल दिया कि इस पे अप्लाई नहीं होगा? बताओ बोलो कौन सी 3 कंडीशन लिखाई ना, कौन सी कंडीशन बोल रही है कि जो इस पे अप्लाई नहीं होगा? बोलो। ये बिल्डिंग तीनों कंडीशन क्या कर रही है? सेटिस्फाइड। इस पर चैप्टर क्या होगा? अप्लाई। इस पर भी चैप्टर क्या होगा? अप्लाई। इस पर भी चैप्टर क्या होगा? अप्लाई। इस पर अप्लाई नहीं होगा। अब आप क्या एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे कि सर
हमारे घर में तो किराए की इनकम हुई नहीं, तुम कंपटीशन पार्ट पे चले गए। अभी हम दो चीजें होती है, एक तो क्या, हेड को पहचानना और कंपटीशन पार्ट करना। तुम कंपटीशन की बात छोड़ो, बताओ बच्चा क्या सोचता है, केवल उन्हीं प्रॉपर्टी पे चैप्टर अप्लाई होगा जो किराए पे दे रखा है। ऐसा नहीं है। जिस घर में आप खुद रहते हो, जिसको आपने किराए पे नहीं दे रखा, उस पर भी ये चैप्टर क्या होगा, अप्लाई होगा। केवल इस पे नहीं होगा, उसके पीछे भी कारण बताओ, कौन बताएगा। आप बिजनेस कर तो उस बिजनेस की इनकम पे टैक्स दे रहे हो ना, क्योंकि लिखा हो ना विच प्रॉफिट है टैक्सेबल, उस पर ये चैप्टर अप्लाई नहीं होगा। बाकी तभी बिल्डिंग होगा बच्चों, अप्लाई हो। समझ गए मेरी बात को। तो अपन बहुत ब्रॉड लेवल पे देख रहे हैं। देयर मस्ट बी क्या, बिल्डिंग। बिल्डिंग के क्या होने चाहिए, ओनर, और वो बिल्डिंग खुद के व्यापार के काम में नहीं है। आप दिमाग मत लगाओ यार कि सर इस पे क्यों अप्लाई हो रहा है, आप कंपटीशन पार्ट पे चले गए। अभी ध्यान रखना, जिस घर में तुम रहते हो ना, उस घर पे भी ये चैप्टर क्या होगा बच्चों, अप्लाई होगा। तो ये तो गलत बात है, गलत सही सब बातें बाद में करेंगे। अभी मैं कह रहा हूं इन 3 घरों पे चैप्टर क्या होगा बच्चों, अप्लाई होगा। बना लो ये एनालिसिस। हाँ जी। ओन एसओपी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। एसओपी को क्या बोलते हैं, सेल्फ, खुद रहते हो, ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। खुद का बिजनेस, खुद का व्यापार। आई होप बच्चों घर को पहचानना आ गया होगा आप लोगों को। क्या बोल रहे हो, लैंड अटैच, लैंड अटैच, देयर टू, जमीन जुड़ी हुई है। केवल जमीन रह गई ना, केवल जमीन, खाली जमीन। क्या बोला बच्चों मैंने, खाली जमीन, तो ये चैप्टर अप्लाई नहीं होगा। खाली जमीन को किराए पे दे दिया, चैप्टर अप्लाई नहीं होगा। हो गया। देख लिया क्या। अब हमको क्या सीखना है, एक तो बिल्डिंग का मतलब क्या है, क्या बताओ, ओनर का मतलब क्या है, और फिर हाउ टू कंप्यूट, क्या सीखना है, हाउ टू कंप्यूट क्या, इनकम फ्रॉम हाउस। समझ गए क्या बोला मैंने, बिल्डिंग का मतलब क्या है, और फिर ये 3 इनकम पे चैप्टर, ये 3 घर पे चैप्टर अप्लाई होगा। इन तीनों घरों की इनकम कैसे निकालेंगे, यही तो समझना ना बच्चे यहाँ पे। तो सबसे पहले अभी एनालिसिस चलने दो। एनालिसिस को रटना है या सब केवल रीड करना होता है, रीड। लिखो मीनिंग ऑफ बिल्डिंग,
मीनिंग ऑफ बिल्डिंग, मीनिंग ऑफ बिल्डिंग। एनालिसिस को रेड पेन से लिखो या ब्लैक पेन से यूज करा करो। एनालिसिस केवल पढ़ने का होता है, समझा रहा हूं मैं आपको। तो खींच रहा हूं, दूसरा पॉइंट हो गया ना, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा हूं, मीनिंग ऑफ बिल्डिंग। तीन चीजें बतानी है। पायल, बिल्डिंग किसे कहते हैं, ऑनर का मतलब क्या है, और हाउ टू कंप्यूट इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। आज मैं आपको बिल्डिंग का मतलब सिखा दूंगा, क्या ऑनर का मतलब सिखा दूंगा, और फिर हाउ टू कंप्यूट क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट। क्या बोला मैंने, फॉर्मेट, वो फॉर्मेट बना दूंगा। और फिर कल से क्या सीखना चालू कर देंगे, कैसे हाउस प्रॉपर्टी की क्या निकाली जाती है इनकम। और मैंने क्या बोला, कंप्यूटेशन पार्ट करने में 9 से दिन लग जाएंगे, कहते 9 से 10 दिन। सैलरी से छोटा चैप्टर है ये। चलूंगा आगे। मीनिंग ऑफ बिल्डिंग, अपन बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करेंगे कि हमारे को क्या लगता है। चलो, जैसे आज अपन, चलो अपन सारे के सारे बच्चे देखते हैं कि बताओ पहचानो कि ये बिल्डिंग है या नहीं है। बगल, बगल में बताओ बच्चों क्या हो रहा है, बिल्कुल खाली जमीन है, दिख रहा है ये रोड ना, बिल्कुल खाली जमीन है। अच्छा, फिर अगर आप उसको गौर से देखोगे, सर देखो यहाँ पे तो छोटा सा क्या बना हुआ है, रूम भी बना हुआ है, लेकिन वो टूटा फूटा है, देखना आप, है ना। बोलो तोड़ फोड़ हो गई ना उसमें, तो उसको खंडर बोल सकते हैं। बोलो बच्चों, अब जब यहाँ से गुजरोगे तुम तो क्या बोलोगे, क्या शानदार बिल्डिंग, ऐसे बोलोगे, या क्या शानदार जमीन, बोलो क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे। यार ये जमीन दिख रही है, बिल्कुल चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनी हुई है, क्या बनी हुई है, बाउंड्री वॉल। तो आपके मुंह से क्या निकलेगा, क्या शानदार जमीन है, क्या शानदार बिल्डिंग है। बोलो जमीन, जब खुद ही क्या बोल रहे हो, जमीन बोल रहे हो, तो बताइए क्या बिल्डिंग कैसे हो गई। तो बताइए बाउंड्री वॉल बन जाने से क्या बिल्डिंग हो जाती है। तो लिखो, पहला पॉइंट लिखते जाओ उसके अंदर, अगर खाली जमीन के चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनी हुई है तो वो बिल्डिंग नहीं है। अगर खाली जमीन के चारों तरफ क्या क्या बनी हुई है, बाउंड्री वॉल, इसको दिखा के लाओ बाउंड्री वॉल। खाली जमीन के चारों तरफ क्या बनी हुई है, बाउंड्री वॉल, तो क्या वो बिल्डिंग नहीं है। उसको वैकेंट लैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, वैकेंट लैंड। बिल्डिंग को पहचानना सिखा रहे हैं बच्चों आपको, ओके। टूटा फूटा घर, खंडर, जो रहने लायक नहीं होता, वो भी बिल्डिंग नहीं है। देखो बच्चों, टूटा फूटा घर, अभी ब्रेक के बाद देख लेना, बगल में टूटा फूटा घर दिखेगा ना, टूटा फूटा घर, और क्या, खंडर। ये आपके लिए इसलिए करवाया, पहले से हमने टूटा की क्लास चलेगी हाउस प्रॉपर्टी तो एक लाइव एग्जांपल, टूटा फूटा घर और क्या, खंडर, जो रहने लायक नहीं है, वो बिल्डिंग नहीं है, वो बिल्डिंग नहीं है। अच्छा बच्चों, एक चीज बताओ, जैसे एक आप जमीन पे, आप रोड पे जा रहे थे, आप क्या जा रहे थे बच्चों, रोड पे जा रहे थे, और मतलब उस पे बिल्डिंग थी, क्या थी, बिल्डिंग थी, और कुछ जगह खिड़की दरवाजे नहीं थे, कुछ जगह क्या नहीं थे, और छत भी आधी बनी हुई थी। क्या बनी हुई थी, आधी, बट बहुत सुंदर क्या बना रखा था, अच्छा मतलब कंस्ट्रक्शन था उस पर, अच्छा क्या था, लेकिन और वहां पे यहाँ लिखा होता रिलायंस। क्या लिखा होता बच्चों, रिलायंस। और खिड़की दरवाजे बहुत कम थे, मतलब ओपन एरिया ज्यादा दिखता था, मतलब। और तो आप जब यहाँ से निकलेंगे तो क्या बोलेंगे, मतलब खूबसूरत बहुत था वो, क्या बोलेंगे, क्या खूबसूरत जमीन है, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बहुत अच्छी बिल्डिंग है, ये तो बोलेंगे ना। इसका मतलब बिल्डिंग होने के लिए खिड़की दरवाजे होना कोई जरूरी नहीं, खिड़की दरवाजे छत होना जरूरी नहीं, खिड़की दरवाजे घरों में हो सकते हैं, कॉमर्शियल होने के लिए कोई जरूरी नहीं। हमने क्या बोला, लिखो बच्चों, बिल्डिंग होने के लिए छत होना जरूरी,
है, रूफ होना जरूरी नहीं है, डोर होना जरूरी नहीं है। अरे जैसा बोलेंगे वैसा तो कर रहे हैं। क्या बोला मैंने बच्चों? बिल्डिंग होने के लिए क्या रूफ होना जरूरी नहीं है ना, खिड़की दरवाजे होना, डोर होना जरूरी नहीं है, डोर विंडो होना जरूरी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये भी हमारे दिमाग में बिल्कुल क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। क्या बोला बच्चा मैंने? और लास्ट लिखो। अच्छा बताओ, जैसे ये जो नीचे दुकानें हैं, इनको क्या बोलोगे आप? जैसे मान लो एक जमीन है, एक जमीन पे क्या बनी हुई है, शॉप्स बनी हुई है ना। या मान लो एक जमीन पे क्या बना हुआ है, फैक्ट्री बनी हुई, क्या बनी हुई बच्चों, फैक्ट्री टाइप। और या गोडाउन बना हुआ है जमीन पे, कंस्ट्रक्शन होगा, वेयर हाउस बना हुआ है। तो आप क्या बोलेंगे, क्या शानदार जमीन है? बोलो, दुकान बोलोगे या क्या बोलोगे? जमीन तो नहीं बोलोगे ना, क्या शानदार जमीन है ये तो नहीं बोलोगे ना। इसका मतलब बिल्डिंग कैन बी एनी शॉप, गोडाउन, वेयर हाउस, फैक्ट्री। क्या बोला मैंने? बिल्डिंग का मतलब क्या हो सकता है? कोई शॉप भी हो सकती है, गोडाउन भी हो सकता है, फैक्ट्री भी हो सकती है, स्टेडियम भी हो सकता है, लिखो बच्चों, सिनेमा हॉल भी हो सकता है। बिल्डिंग कैन बी एनी शॉप, गोडाउन, बिल्डिंग कैन बी क्या, एनी शॉप, गोडाउन, फैक्ट्री, ऑफिस, ऑफिस है ना, वेयर हाउस, सिनेमा हॉल, स्टेडियम, किसी में हो सकता है। एक स्टेडियम बना हुआ है चारों तरफ, है ना, अच्छी तरह से कंस्ट्रक्शन हो रखा है, तो अपन इधर बोलेंगे खाली जमीन है, अपन क्या बोलेंगे, अच्छा बना हुआ है ना, कंस्ट्रक्शन। तो सीधी बात, नो बकवास, क्या कंस्ट्रक्शन जो होगा, क्या बोला मैंने, अगर कंस्ट्रक्शन हो रखा है तो क्या है, बिल्डिंग है। अगर कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा तो क्या है, जमीन। अंडर कंस्ट्रक्टेड को भी आप क्या नहीं बोला, टूटा फूटा कर हो गया वो, उसको भी अपन नहीं बोल सकते कि क्या है, ये अभी बिल्डिंग है। मतलब रहने लायक, काम करने लायक कोई जगह होगी तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, बिल्डिंग बोलेंगे। क्या आपसे एग्जाम में ऐसे तस्वीरें बनी हुई आएगी कि पहचानो की बिल्डिंग है नहीं है? ये तो जस्ट आपकी क्या है, एक नॉलेज के लिए हम बता रहे हैं क्या कि बिल्डिंग का मतलब क्या है। आपसे ऐसे कभी नहीं पूछेगा 60-50 सालों के इतिहास के अंदर कभी भी ऐसा नहीं आया कि दो पिक्चरें आ गई, पहचानो की बिल्डिंग है या नहीं है, ऐसे एक नंबर का क्वेश्चन आ गया, ऐसा नहीं है। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बताया जा रहा है कि बिल्डिंग का मतलब क्या है। नहीं नहीं तो बच्चों को क्या दिखता है, जैसे मैं कहूंगा ना बच्चों आंख बंद करो, बिल्डिंग के बारे में सोचो, तो उनको बड़ी बड़ी इमारतें दिखेगी, उनको छोटी छोटी शॉप्स नहीं दिखती, वो भी तो क्या है, एक बिल्डिंग है, वो भी तो एक क्या है, बिल्डिंग है। तो जहां कंस्ट्रक्शन हो रखा है वो क्या है बच्चों, बिल्डिंग। ओके, अब लिखो मीनिंग ऑफ क्या, ओनरशिप। अच्छा है ना, एक रेड पेन से लिख लो, है ना, रेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड। ये एग्जाम में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहले लिखो रेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड, अभी नहीं यहीं लिखो, अभी ओनरशिप नहीं, यहीं लिखो, अभी बिल्डिंग के अंदर ही एक एग्जांपल लिखो, रेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड। रेंट फ्रॉम क्या, वैकेंट लैंड विल नॉट बी टेबल अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ क्या, हाउस प्रॉपर्टी। खाली जमीन का किराया कहां नहीं जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। रेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड विल नॉट बी टैक्सेबल क्या, अंडर द हेड ऑफ क्या, हाउस प्रॉपर्टी। इट विल बी टैक्सेबल आइदर इन बिजनेस एंड प्रोफेशन या अदर सोर्स। इट विल बी टैक्सेबल क्या, इट विल बी टैक्सेबल कहां कहां, आइदर इन बिजनेस एंड प्रोफेशन या क्या, अदर सोर्स। अगर आपका व्यापार है तो बी एंड बी, और नहीं तो अदर सोर्स। साइड इनकम है तो अदर सोर्स। अगर आपकी मेन इनकम ही यही है, यही काम है आपका जमीनों किराए पे देना, तो बी एंड बी, नहीं तो अगर साइड इनकम है तो अदर सोर्स। बच्चों क्या पहला टॉपिक सबको क्लियर हो गया क्या, देयर मस्ट बी बिल्डिंग, तो मैंने क्या बिल्डिंग को समझा दिया। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है, assessee must be owner of क्या, बिल्डिंग। assessee must be owner of बिल्डिंग, assessee must be क्या,
ऑनर ऑफ सच बिल्डिंग। देखो बच्चों, देर आर टू टाइप ऑफ ऑनर। देर आर क्या, टू टाइप ऑनर, टू टाइप ऑफ ऑनर। देर आर टू टाइप ऑफ ऑनर। क्या? नंबर वन क्या, रजिस्टर ऑनर। एक तो क्या होता है बच्चों, रजिस्टर ऑनर। और एक क्या होता है बच्चों, कौन कौन होता है बच्चों, बेनिफिशियल ओनर। लिख लिया बच्चों? देर आर टू टाइप ऑफ ओनर। कौन कौन? रजिस्टर ओनर और कौन सा, बेनिफिशियल ओनर। ये कौन होता है, जिसके नाम प्रॉपर्टी क्या है, रजिस्टर्ड है, कानून। जेडीए का पट्टा किसके नाम है ना। और ये क्या होता है, जो रियल में क्या है, ओनर। जो रियल में ओनर है। कई बार होता है ना, नाम तेरा और वास्तव में ओनर कोई और है। जो रियल में क्या है, ओनर है। ये रियल में ओनर का क्या चक्कर है, तो मैं आपको बता दूं। हाउस है ना, इसमें लिख देंगे हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजन जो कौन है, बेनिफिशियल ओनर है, उस पर अप्लाई होते हैं। मींस बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, बेनिफिशियल ओनर क्या माना जाएगा, ओनर। तो लिखो बच्चों, देयर आर टू टाइप ओनर्स, एक रजिस्टर ओनर और एक कौन सा, बेनिफिशियल। जिसके नाम प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, जिसके नाम का पट्टा है, जिसके नाम रजिस्ट्री हो रखी है, और या जो रियल में ओनर है। रियल में ओनर को क्या बोलते हैं, बेनिफिशियल। हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजन जो बेनिफिशियल ओनर उस पर अप्लाई होंगे। हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजंस जो बेनिफिशियल ओनर उस पर अप्लाई होंगे। ओके, हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजंस जो क्या, चलिए आगे चलो। आइए आप, चले अपन आगे। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या बात है। अरे चलो चलो चलो, आनंद आपका सभी रिकॉर्डिंग में आना जरूरी है। चलिए आप लोग, चलो आप लोग। चले अपन आगे। अब देखो मैं समझाता हूँ रियल ओनर। रियल ओनर क्या होता है, अरे शांत रखो तुम यार। वो टीचर बेकार होता है जो बच्चों को क्या है, कोई मन में डाउट छोड़ दे। पहले पूरी बात तो सुनो, समझ गए बात को। ज्यादा की बात करें अपन। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, इनमें फर्क क्या होता है। देखो बच्चों, मैंने एक गाड़ी खरीदी थी 2000 क्या 6 के आसपास, क्योंकि मुझे जयपुर में रहना था। मैंने गाड़ी खरीदी, इसका मतलब गाड़ी मेरी थी, रजिस्ट्री भी मेरे नाम ही होगी बच्चों। बोलो। अब क्या हुआ कि मैं जाने लग गया बाहर, तो मेरे को गाड़ी खरीदे 3 महीने हुए थे। तो मैं बाहर जाने लगा, तो अब उस गाड़ी का करेंगे क्या, क्योंकि मैं तो हो सकता है 3-4 साल के लिए बाहर जा रहा था। तो मेरी सिस्टर जिसकी शादी हो चुकी थी, उसने मुझे बोला कि तू तो बाहर जा रहा है, मेरे को गाड़ी खरीदनी, और यही गाड़ी खरीदनी है जो तूने खरीदी। तो ये काम करना, ये गाड़ी मुझे बेच दे, ये गाड़ी मुझे बेच दे। तो जब गाड़ी बेचेंगे
तो बताओ हम दोनों के बीच में क्या हो गया, एक सेल एग्रीमेंट हो गया कि मैं सचिन अजमेरा इसको गाड़ी बेच रहा हूं। कितने में? मान लो मैंने 3 लाख रुपए में वो गाड़ी क्या कर दी, बेच दी। सेल एग्रीमेंट हो गया। मैंने गाड़ी की चाबी उसको दे दी, मतलब गाड़ी का क्या दे दिया, पोजीशन दे दिया। तो बताओ क्या कर दिया मैंने, सेल एग्रीमेंट हो गया। मैंने गाड़ी का उसको क्या दे दिया, पोजीशन दे दिया, गाड़ी की चाबी दे दी, और उसने मुझे क्या दे दिया, पैसा। सब काम हो गया। अब एक काम हो रह गया, इसको बोलते हैं ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फुल कॉन्ट्रैक्ट कब होता, जब हम आरटीओ जाते, कहां जाते, आरटीओ, और गाड़ी उसके नाम ट्रांसफर करवाते। बोलो बच्चों, तभी तो होता ना। तो कई बार लोग क्या करते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, पैसा दे देते हैं, प्रॉपर्टी का आदान प्रदान कर लेते हैं, बट आरटीओ जाएंगे, कहां जाएंगे बच्चों, आरटीओ। तो एक तो दो कारण होते हैं, आरटीओ जाओगे तो फिर नाम ट्रांसफर होगा तो पैसा लगता है, गवर्नमेंट पैसा लेती है, और या फिर यार कौन जाए आरटीओ। तो मेरी सिस्टर ने क्या बोला कि यार घर की गर्मी तो है, क्या वो नाम ट्रांसफर करने की जरूरत है, तेरे को पैसा मिल गया, मेरे को गाड़ी मिल गई, अपन ने क्या कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, तो गाड़ी क्या कर, अपन ट्रांसफर मत करा, रहने दे इसको यहीं। तो आज भी तुम जाओगे ना, तो गाड़ी का रियल रजिस्टर ओनर तो मैं ही हूं। अगर आप उस गाड़ी का नंबर देखोगे तो अगर मेरा नाम से आएगी वो गाड़ी, लेकिन रियल में ओनर कौन है बताओ, मैं हूं या मेरी सिस्टर है। सिस्टर को क्या बोलेंगे, बेनिफिशियल ओनर। क्या बोलेंगे बच्चों, बेनिफिशियल। बताइए गाड़ी के प्रोविजन, बताओ ये अगर घर हो, आज लोग प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होते हैं, जैसे मेरा घर है, अरे यार तुम म्यूट रखो, कौन ऑन कर रखा है किसने, ठीक है। जैसे मेरा घर है, अब मैंने मेरा घर बेच दिया, तो बताओ सेल एग्रीमेंट हो गया होगा, मैंने घर की चाबी उसको दे दी होगी, और उसने मुझे क्या दे दिया होगा, पैसा दे दिया होगा, पोजीशन ट्रांसफर हो गया। इसको बोलते हैं ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं, अब फुल कॉन्ट्रैक्ट होता है जब प्रॉपर्टी उसके नाम रजिस्टर हो जाए। तो लोग क्या होता है, जब हम रजिस्टर कराएंगे तो गवर्नमेंट 7% रजिस्ट्री चार्ज लेती है। क्या लेती है बच्चों, 7%। अब मान लो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची, तो उसमें 7% क्या लगेगी, रजिस्ट्री चार्ज। 14 लाख रुपए लग जाएंगे। कितने रुपए लग जाएंगे। तो कई बार जिन लोगों को आपस में क्या होता है, एक दूसरे पे क्या होता है, बहुत विश्वास होता है, बोला सब कुछ कर तो लिया, रजिस्ट्री तो करानी, बाद में करा लेंगे, ताकि अभी पैसा ना लगे। तो बताइए उस केस के अंदर बताओ, रजिस्टर ओनर तो मैं हूं, रियल में ओनर कौन है बताओ, जिसके पास पोजीशन है, जिसके पास क्या है बच्चों, पोजीशन। बताओ प्रॉपर्टी के प्रोविजन किस पे अप्लाई होंगे, रजिस्टर ओनर पे या बेनिफिशियल ओनर पे, बेनिफिशियल। तो बेनिफिशियल ओनर का मतलब क्या हुआ बच्चों, जिसका आप कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका है, बट अभी डॉक्यूमेंट पूरा ट्रांसफर नहीं हुआ। बताइए हाउस प्रॉपर्टी में ओनर कौन माना जाएगा, बेनिफिशियल। समझ गए बच्चों। अब बोलो ऑनलाइन क्या पूछ रहे थे, अब सन्नाटा जा गया, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अभी तो, हैं लेफ्ट करके भग गया, क्या हुआ, हो गया। चलो आप लोग पेशेंस रखा करो, आप लोग क्या यहाँ तक की बात क्लियर बच्चों। तो बताओ मैंने क्या क्या पढ़ा है, देखो आप क्या क्या पढ़ा है बच्चों। देखो हाउस प्रॉपर्टी में इनकम कब जाएगी, जब 3 बातें पूरी हो जाती, 3 बताओ। बिल्डिंग होनी चाहिए, ऑनर होना चाहिए, और वो बिल्डिंग खुद के व्यापार के काम में नहीं आनी चाहिए, खुद के व्यापार के काम में नहीं आनी चाहिए। अगर ये तीनों बातें पूरी होगी तो इनकम कहाँ जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी में। फिर मैंने आपको बताया कि बिल्डिंग के अलग अलग प्रकार की होती है, एक तो रेजिडेंशियल होती है, एक कॉमर्शियल, सब पे अप्लाई होता है, बस उस पे नहीं होता जो खुद के व्यापार के काम में आ रही है। बिल्डिंग का मतलब क्या है मैंने बता दिया, ऑनरशिप का मतलब क्या है मैंने बता दिया। अब ये वर्ड है ना, खुद के व्यापार के काम में नहीं आनी चाहिए। तो एक प्रैक्टिकल लाइफ का एक और इशू है, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट, प्रैक्टिकल लाइफ इशू, प्रैक्टिकल लाइफ इशू। बच्चों अभी तक की क्लास के अंदर समय हो चुका है, 45 मिनट की क्लास हो चुकी है। अभी तक की क्लास में केवल एक क्वेश्चन बनता है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, कि बताओ हाउस जमीन को किराए पे दोगे तो कौन से हेड में इनकम जाएगी, ये वाला क्वेश्चन बनता है। और बाकी बातें केवल जस्ट नॉलेज के लिए बताई जा रही है। असली क्वेश्चन बनते तुम्हारा एक बड़ा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको रेंट इनकम आएगी और बोलेगा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल के बताओ। असली क्वेश्चन वही है, वो जो कल से आएगा। अभी सुनो आप क्या है। प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चों एक प्रॉब्लम आती है, जैसे मान लीजिए 3 तरह के लोग होते हैं। कितने तरह के, 3। एक क्या होता है कि जैसे मान लो जॉब करता है, क्या करता है बच्चों, जॉब जॉब करता है, एंड उसने अपना
2-3 हाउस क्या क्या दे दिया बच्चों, रेंट पर दे दिया। उसके बाद 2-3 घर है, एक घर है रेंट पे दे दिया। एक आदमी कौन होता है, कौन होता है बच्चों, बिल्डर। बिल्डर ने क्या किया, कितने 15 फ्लैट बनाए। कितने फ्लैट, 15। 15 में से क्या 12 क्या हो गए, सोल्ड, और 3 क्या बचे हुए हैं, अनसोल्ड। इसको क्या बोल सकते हैं हम, स्टॉक इन ट्रेड। और बताओ ये जब तक बिक नहीं रहे थे क्या दे दिया, रेंट पर दे दिया। ऐसा हो सकता है ना बच्चों, बोलो। एक बिल्डर है जिसने 15 फ्लैट बनाए बेचने के लिए, 12 फ्लैट तो क्या कर दिए, बेच दिए, 3 अनसोल्ड थे, और जो बिक नहीं रहे थे तो क्या करे आदमी, रेंट पे दे दिया। और एक है वर्ल्ड ट्रेड पार्क, एक क्या है, गौरव टावर। इनका जो मालिक है, लोग बोलते हैं कि शाहरुख खान और वसुंधरा राजे इसका मालिक है ना। गौरव टावर में एक बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया ग्रुप, वो मालिक है इसके। बताओ इन्होंने एक पूरा का पूरा क्या बना दिया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया, और पूरा उसको अच्छी तरह से क्या कर रखा है, वेल मेंटेन कर रखा है। और बनाया क्यों है, बनाया क्या है, फॉर गिविंग ऑन क्या, रेंट ऑन। कई पैसे वाले लोग हैं आज, जैसे वर्ल्ड ट्रेड पार्क के अंदर जितनी भी दुकानें हैं वहां पे केवल रेंट पे दे रही, क्या दे रही है बच्चों, रेंट पे, बेचते नहीं है वो, रेंट पे दे रही है उनको, रेंटल इनकम आ रही है अच्छी खासी, वो पूरा अच्छी तरह से प्रॉपर्टी को डेवलप कर रखा है। अब बताओ बच्चों, मैं पूछता हूं इस आदमी से, ये कौन था, मिस्टर ए, एक कौन था, मिस्टर बी, तो बच्चों मिस्टर सी। अब मैं पूछता हूं, बताओ तेरे पापा क्या करते हैं, इससे पूछता हूं तेरे पापा क्या करते हैं, तो उसके क्या बोलेगा, बताओ क्या करते हैं मेरे पापा, जॉब। जब खुद ही क्या बोल रहा है, जॉब करते हैं, तो बताइए ये इनकम उसकी मेन इनकम है, साइड इनकम है, तो बताओ ये इनकम कहां जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी। जब तुम खुद ही बोल रहे हो कि मेरे पापा क्या करते हैं, जॉब करते हैं, आप इस इनकम को मेन इनकम बता रहे हो, साइड इनकम बता रहे हो, बताओ ये इनकम कहां जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी। इससे पूछो कि तेरे पापा क्या करते हैं, बिल्डर है। क्या ये बोला कि मेरे पापा रेंट पे देते हैं, क्या बोल रहा है, ये बिल्डर है। बिल्डर का काम क्या है, कंस्ट्रक्शन। तो बताओ इसको बेचेगा तो उसका व्यापार हो गया, इनकम कहां जाएगी बच्चों, बी एंड बी। क्या इसका काम प्रॉपर्टी को रेंट पे देना था, क्या प्रॉपर्टी रेंट पे देने बनाई थी, नहीं। बताओ ये इनकम भी कहां जाएगी बच्चों, हाउस प्रॉपर्टी। ये कहां जाएगी बच्चों, क्योंकि रेंट पे देना उसका व्यापार नहीं था, तो रेंटल इनकम कहां जाएगी बच्चों, हाउस प्रॉपर्टी। इससे पूछो तेरे पापा क्या करते हैं, बोलो क्या करते हैं इसके पापा, रेंट, इसका तो काम ही क्या है, तो बताओ इसकी इनकम कहां जाएगी, रेंटल इनकम कहां जाएगी बच्चों, बिजनेस एंड प्रॉफिट। तो बताओ उसका सार क्या है, जिसका काम ही क्या है, प्रॉपर्टी को क्या देना, रेंट पे देने, वो इनकम तो कहां जाएगी, बी एंड बी में। जिनका काम प्रॉपर्टी को रेंट पे देना नहीं था, वो तो परिस्थितियों ने दिलवा दिया, क्या बोल रहा हूं मैं, तो बताओ वो इनकम कहां जा रही है बच्चों, हाउस प्रॉपर्टी। बात समझ आ गई मेरी क्या बोल रहा हूं यहाँ पे। तो ध्यान रखना, इसका काम ये थोड़ी था, ये तो क्या हो गया, हाउस प्रॉपर्टी। इसका काम बेचना था या किराए पे देना था, बेचना था या किराए पे देना था, तो ये इनकम कहां जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी। इसका तो काम ही क्या है, रेंट। इस पे जब तुम फाइनल में आ जाओगे तो तुमको चेन्नई प्रॉपर्टी का केस तो पढ़ाऊंगा, जहाँ पे एक केस लो, एक कंपनी बनी, उसने पूरा शॉपिंग मार्केट डेवलप कर दिया, उस शॉपिंग मार्केट को पूरा डेवलप कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, और अपनी प्रॉपर्टियां क्या दे रहे हैं, किराए पे। तो उसका तो व्यापार ही क्या है, रेंट पे देना। वो इनकम कहां जाएगी, बी एंड पी। बताओ क्या बच्चों, ये भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आता है। मैंने कहा ना आंसर नो। तुम अगर पेपर देखोगे तो तुम्हारे एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, ऐसे ऐसे रेंट मिला, इनकम निकाल के बताओ। बट तुम्हारे दिमाग में कोई डाउट ना रह जाए, तुम्हारे दिमाग में कोई, अभी वो बोलेगा ना ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए, बड़ी बड़ी बातें करना चालू कर देगा, अभी माइक ऑन करके, है ना। क्या बात, क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, आइए आप लोग लिखो बच्चों। साहिल कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो बस चलो, एक और साहिल है यार, नहीं भी आया तो भी बोलते रहे करो, आ रहा है, ताकि मुझे फील गुड फैक्टर आए।
तुमसे विशेष लगाव है मेरे को। चलो चलो आप मरवा मत देना मीटू में। चलो 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 लिखो। लिखिए आप। बस इतना ही ऑनलाइन, इतना ही डिस्कशन सही है। हाँ गिरपेश बोलो। ये 12, ये SIT स्टॉक इन ट्रेड, ये फ्लैट स्टॉक इन ट्रेड है ना। गौरव, ये शाहरुख खान, वसुंधरा राजे। बच्चा इतना डरा होता है, ये भी कोई प्रोविजन होगा। अरे तो बता रहा हूँ इसका। अब तो संडे को उठा सकते हैं ना लेक्चर। मैंने टाइम बढ़ा दिया, तुम्हारा 1 वीक एक्सटेंड कर दिया था, उठा दूंगा मैं। लिख लिया क्या बच्चों? तो बताइए बच्चों, अगर कोई आदमी क्या करता है, अनसोल्ड, ये स्टॉक इन ट्रेड, SIT, तो अगर स्टॉक इन ट्रेड को किराए पे दोगे तो इनकम कहां जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी। ये दूसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनता है तुम्हारा। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 2, जो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में पूछता है एग्जामिनर। और फाइनल में इसमें केस लो आता है इस वाली चीज में। हो गया? चलो मैं आगे। तो मैंने आपको क्या निकालना सिखा दिया? एनालिसिस के कितने पॉइंट बता दिए? पहला पॉइंट क्या समझाया? बिल्डिंग किसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बताया? ओनर क्या है, रजिस्टर होना चाहिए, बेनिफिशियल होना चाहिए, बेनिफिशियल। तीसरा प्रैक्टिकल लाइफ इशू। और फोर्थ लिखो, एक फोर होता है कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट, कंपोजिट को बोलते हैं मिक्स रेंट, मिक्स। कौन सा रेंट बच्चों? बताओ इस वर्ड से क्या मतलब है आपका? बताओ इस वर्ड से क्या मतलब है? हाउस प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था, वो GST में भी पढ़ा। बताओ कौन सा सेक्शन है कंपोजिट का? सेक्शन 8, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। क्या होता है कंपोजिट रेंट का मतलब? जहां आप दो असेट्स को एक साथ क्या दे रहे हो? किराए पे। जैसे बच्चों सपोज करो, हम बोलते हैं कि चैप्टर किस पे अप्लाई होता है? बिल्डिंग पे। बिल्डिंग के साथ आपने क्या दे दी? अदर असेट भी दे दी। जैसे फॉर एग्जांपल बताओ, जैसे ये बिल्डिंग है, मतलब मकान मालिक ने ये सब कुछ बना के दिया है, ये सब कुछ बना के दिया है, AC फर्नीचर कैमरा सब लगा के दिया है,
और मेरे से वो क्या लेता है, रेंट लेता है, और एक इसको हटा के दे, केवल बिल्डिंग दे रहा है। तो बताओ, जैसे जब मैं आया था ना यहाँ पे, तो केवल खिड़की दरवाजे थे, फर्नीचर नहीं था, तो मैं लेके आया हूँ। अब बताओ बच्चों, मकान मालिक ने मुझे क्या दिया, बिल्डिंग। और अगर ये का सब लगा के देते तो, जैसा भी मेरे मामा का शास्त्री नगर में वो बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, उसके अंदर वो 200 ऑफिस बनाएंगे, और कंप्लीट क्या दे रहे हैं, विद फर्नीचर, एसी, सब कुछ। बस आप आइए, अपना लैपटॉप लेके आइए और बैठ जाइए, और आपको जिस दिन छोड़ना आप लैपटॉप ले जाइए अपना, मतलब आपको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी होता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, बिल्डिंग प्लस एसेट्स। और एक होता है बच्चों क्या, बिल्डिंग प्लस क्या, फैसिलिटी। मतलब बिल्डिंग के साथ आपको दुनिया भर की क्या दी जा रही है, फैसिलिटी, लिफ्ट की फैसिलिटी, वॉचमैन की फैसिलिटी, गार्डनर की फैसिलिटी, मतलब कई सुविधाएं और भी दी जा रही है बिल्डिंग के साथ साथ, कि हम आपको क्या देंगे, बिल्डिंग के साथ लिफ्ट भी देंगे, ये भी देंगे, वो भी देंगे। अब बताओ, यहाँ पे रेंट है, जो रेंट लिया जा रहा है, एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट अलग अलग है। अलग अलग का मतलब, दो बातें हो गई बच्चों, रेंट एग्रीमेंट, बिल्डिंग एंड क्या, असेट का क्या, अलग अलग है, अलग अलग है। और ये क्या है, रेंट एग्रीमेंट क्या, अलग अलग क्या नहीं। जैसे मैरिज गार्डन होता है ना, बिल्डिंग के साथ गार्डन भी, कहीं टेंट भी लगा होता है, यही तो हो गया बिल्डिंग प्लस एसेट्स। अब मैरिज गार्डन वाले की इनकम कहां जाएगी, तो बताइए, अगर क्या है, एग्रीमेंट क्या है, अलग अलग है, तो जो बिल्डिंग का रेंट है, क्या बोला मैंने बच्चों, वो तो कहां जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में। और जो क्या है, अदर असेट्स का क्या है, रेंट है, वो कहां जाएगा बच्चों, बी एंड बी या others। बताओ बच्चों, क्या टॉपिक सीख रहे हैं आप, बताओ कि अगर एक आदमी ने बिल्डिंग के साथ अलग असेट्स भी दी, और दोनों का रेंट एग्रीमेंट क्या है, ये जो फर्नीचर का एग्रीमेंट अलग कर रखा है और रेंट का अलग कर रखा है, तो बताओ बिल्डिंग का किराया तो कहां जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में, और इसका अलग जाएगा। अगर रेंट, अगर एग्रीमेंट क्या है, अलग अलग नहीं है, लेना है तो दोनों ले, अदरवाइज जैसे मेरे मामा की बिल्डिंग में एग्रीमेंट अलग नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी कि मामा उस फर्नीचर को निकाल के कर देंगे ले जा, तो वो अलग अलग नहीं है। बताइए उस केस में क्या होगा, इंटायर इनकम बी एंड पी या अदर सोर्स में जाएगी, कहां जाएगी, कहां नहीं जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं। क्या सीखा बच्चों आपने, बताओ बताओ, मैरिज गार्डन की इनकम कहां जाती है, बताओ। मैरिज गार्डन के साथ साथ टेंट भी होता है, बिल्डिंग भी होती है, दुनिया भर की जगह, बताओ कहां जाएगी उसकी, भेड़। तो जब मैरिज गार्डन लोग अपनी शादी, और केवल मैरिज गार्डन खाली जमीन है जब, तो वो वैसे नहीं जाएगी। अगर गार्डन के साथ बिल्डिंग भी है, एसेट्स भी है, तो बताओ एग्रीमेंट सेपरेट सेपरेट नहीं है, तो बताओ इनकम कहां जाती है बच्चों, भेड़। मैं आपको बता दूं, बताओ अगर आपको चॉइस मिले तो आप इनकम कहां दिखाना पसंद करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी में, बीएंडपी में। बच्चों बीएंडपी में क्यों सर, जब आप कंपटीशन पार्ट पे जाएंगे ना, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, जो भी रेंट होता है ना, उसका 30% माइनस कर दो, वो इनकम है। क्या बोल रहा हूं मैं, कंपटीशन पार्ट में क्या लिखा हुआ है, जो भी रेंट मिला उसका कितना माइनस कर दो, दिस इज द इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। कल बताऊंगा ये। जबकि बीएंडपी का फॉर्मूला क्या है, जो भी इनकम आई उसमें जो भी आपके खर्चे हुए वो माइनस कर दो। तो बताइए, अब मेरे पास सपोज करो, अगर मैं 1 करोड़ की इनकम आई, अगर पूरा 1 करोड़ में कहां दिखाता हूं, हाउस प्रॉपर्टी में, तो 30% माइनस कर दो, 70 लाख इनकम हो गई। अगर मैं इस 1 करोड़ को कहां दिखाता हूं, बीएंडपी में, 1 करोड़ में, और मान लो मेरे खर्चे 25 लाख है, कितने, फर्जी खर्चे डाल दो, फर्जी खर्चे डाल दो, प्रॉफिट को आप क्या कर सकते हो, कम, तो टैक्स क्या लगेगा, कम लगेगा। तो बताओ चॉइस होगी तो कहां जाना चाहोगे आप, बीएंडपी। क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी पे तो मात्र 30% माइनस होता है, स्टैंडर्ड, एक्चुअल खर्चे लेस ही नहीं होते। इसलिए समझदारी कहां है, बीएंडपी में दिमाग। समझिए बात हो क्या बोल रहा हूं यहाँ पे। खैर एनीवे, क्या टॉपिक समझ में आ गया क्या बच्चों, क्या बताया बच्चों मैंने। अगर एग्रीमेंट क्या है, अलग अलग है, तो इनकम कहां जाएगी, बिल्डिंग की बिल्डिंग में, और वो कहां जाएगी, और अगर एग्रीमेंट अलग अलग नहीं है तो इंटायर इनकम कहां जाएगी। और अगर बिल्डिंग के साथ क्या है, फैसिलिटी है,
जैसे बिल्डर बिल्डिंग बनाता है तो क्या कहता है, देखो हम लिफ्ट के अलग पैसे लेंगे, वॉचमैन फैसिलिटी के अलग पैसे लेंगे। तो यहाँ भी क्या वो बात है, क्या अगर क्या एग्रीमेंट क्या अलग अलग है या एग्रीमेंट अलग अलग क्या नहीं है। तो बच्चों यहां पे पता क्या लिखा हो लॉ में, अगर अलग अलग है तो बिल्डिंग तो कहां जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में, और फैसिलिटी का जो पैसा लिया वो कहां जाएगा, अदर सोर्स या बी एंड बी। और जहां क्या नहीं है, क्या नहीं है बच्चों, अलग नहीं है, वहां मैं बताऊंगा आपको। बनाओ ये, बनाओ बच्चों पूरा। अभी बताओ, वहां इस पे छोड़ना पड़ेगा, ये लिखो। ये आपको मेरे नोट्स का जो हाउस प्रॉपर्टी के नोट्स है ना, वहां पीछे पीछे कंपोजिट रेंट का बना हुआ है, लास्ट पेज पे देखो आप, हाउस प्रॉपर्टी पे। पेज नंबर 16, पेज नंबर 16 पे आ रहे हैं आप, वहां पे आपको फ्लो चार्ट दिखेगा। पेज नंबर 16 पे भी जाके बना सकते हैं आप, बस इस बात को छोड़ देना अभी आप। पेज नंबर 16 पे देख सकते हैं फ्लो चार्ट। बताओ बच्चों, अपन ने कंप्यूटेशन स्टार्ट कर दिया, अभी तक हेड ही पहचान रहे हैं, हेड पहचान, अभी तक अपन हेड पहचानेंगे। कहाँ पे अलग अलग नहीं है, सेपरेट सेपरेट नहीं है। अब देखो बच्चों, क्या सीखा आपने, अगर आपको दो अलग अलग असेट्स का क्या मिलता है, किराया मिलता है,
दोनों का एग्रीमेंट क्या है, अलग अलग है, जब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर एग्रीमेंट क्या है, कंबाइंड है, तो इंटायर इनकम कहाँ जाएगी, पी एंड बी। अगर बिल्डिंग के साथ क्या हो, फैसिलिटी का मतलब सर्विस, तो यहाँ पे अगर एग्रीमेंट अलग है तो कोई प्रॉब्लम, अगर एग्रीमेंट अलग अलग नहीं है। इंटेंशन देखो, इंटेंशन क्या बोल रहा हूँ मैं, मकान मालिक का इंटेंशन क्या है, बिल्डिंग किराए पे देना या फैसिलिटी। अगर बिल्डिंग किराए पे देना है तो इंटायर इनकम कहाँ जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी। अगर फैसिलिटी किराए पे देना है तो इंटायर इनकम कहाँ जाएगी, बी एंड। तो बताओ यहाँ क्या करना पड़ेगा अपन को, इंटेंशन, भावनाओं को समझो। जैसे बिल्डर एक बिल्डिंग बनाता है, 100 फ्लैट बना दिए, क्या बना दिए बच्चों, 100 फ्लैट, और वो साथ में लिफ्ट भी देता है। तो बिल्डर ने इंटेंशन क्या था फ्लैट बनाने का, लिफ्ट किराए पे देना है, बिल्डिंग किराए पे देना, तो इंटायर इनकम कहाँ जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी। होटल, होटल में आपको रूम मिलते हैं, होटल का रूम देने का मकसद क्या है, रूम देना है, मेन बहुत सारी फैसिलिटी। होटल का बताओ, होटल क्या इतने पैसा लेता है, किस चीज के लेता है, वो रूम के लेता है, बहुत सारी फैसिलिटी के। रूम तो तुमको यहाँ भी मिल जाता है पीछे। बताइए होटल का इंटेंशन क्या है, रूम देना या फैसिलिटी देना। तो होटल की इनकम कहाँ जाएगी, बी एंड बी। तो बताइए इससे आपको होटल वालों की इनकम भी पता चल गई, मैरिज गार्डन वालों की इनकम भी पता चल गई। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, इंटेंशन। देखो यहाँ इंटेंशन, अगर इंटेंशन बिल्डिंग देना है, इंटेंशन अगर बिल्डिंग देना है, मकसद क्या है, बिल्डिंग देना है, तो इनकम हाउस प्रॉपर्टी, इंटायर इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। मकसद क्या है बच्चों, बिल्डिंग देना है, तो इंटायर इनकम कहां जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी में। और मकसद क्या देना है, सर्विस देना है, तो इंटायर इनकम कहां जाएगी, कहां जाएगी, अगर मकसद सर्विस देना है तो इंटायर इनकम कहां जाएगी, बी एंड बी। बच्चों आप मुझे बताओ, आप हमेशा एग्रीमेंट अलग करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे इस वाले केस में। जैसे मान लो इस वाले केस में अलग, ताकि आप अलग करके इसमें ज्यादा डायरेक्शन क्या कर सकते हो, क्लेम। बात समझे ना मैं क्या बोला, क्योंकि अगर आपने सारी इनकम कहां दिखा दी, हाउस प्रॉपर्टी में, तो बताओ जितना भी रेंट आएगा उसका कितना मिलेगा, 30% क्या मिल जाएगा डायरेक्शन, बाकी भी टैक्स लग जाएगा। तो अगर आप आधा आधा करोगे तो ये आपको क्या होगा, यहाँ ज्यादा डायरेक्शन मिलता है, क्योंकि यहाँ पे तो क्या होते हैं, फर्जी खर्चे डाल के भी आप क्या ले सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। समझ गए। तो ध्यान रखना, मैं वापस सुन लो मेरा क्वेश्चन। अगर मान लो 1 करोड़ का रेंट आया, अगर आप हाउस प्रॉपर्टी में इनकम दिखाते हैं, आपके रियल में खर्चे मान लो 80 लाख 70 लाख खर्चे थे, रियल में खर्चे 70 थे। लेकिन अगर आप हाउस प्रॉपर्टी में इनकम दिखाते हैं ना, तो रियल खर्चों को मारो गोली, 1 करोड़ का 30% ही अलाउड होगा। 1 करोड़ का कितना, 70 लाख पे क्या लगेगा, टैक्स। अगर यही इनकम आप कहाँ दिखाते हो, बी एंड बी में, तो रियल खर्चे अलाउड होते हैं। तो 1 करोड़ में से कितना माइनस होगा, 70 लाख। बताओ टैक्स कितने पे लगेगा, 30 लाख। तो समझदारी कहाँ है बच्चों, इसमें 30 लाख पे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर एग्रीमेंट को अगर आप ऐसे करने से इंटायर इनकम कहाँ जा रही है, बी एंड बी में, तो बेटर है क्या, एग्रीमेंट को क्या कर दो आप, अलग अलग कर दो। सॉरी, इंटायर इनकम कहाँ जा रही है, यहाँ पे दोनों इनकम क्या हो रही है, एग्रीमेंट क्या है, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अगर एग्रीमेंट क्या है, अलग अलग है, तो बेवकूफी कर रहे हो आप, किस चीज की बेवकूफी कर रहे हो, अलग अलग करके। इंटायर कहाँ दिखाओ, बी एंड बी में। और इधर क्या है, जैसे इंटेंशन आपका क्या है, बिल्ड, तो सेपरेट सेपरेट। बताओ क्यों करना चाहिए सेपरेट सेपरेट, बताओ। वापस सुन लो मेरी बात, क्या बोल रहा हूं। आप चाहते क्या है बताओ, टैक्स बचाना चाहते हैं, टैक्स लगाना चाहते हैं, तो बताओ इधर टैक्स कैसे बचेगा, बताओ इस वाले केस में टैक्स कैसे बचेगा, एग्रीमेंट अलग अलग करने में या नहीं करने पे, नहीं करने पे। तो मैरिज गार्डन वाले कभी एग्रीमेंट अलग अलग नहीं करते। इधर बताओ, इधर जहां पे इंटेंशन फैसिलिटी देना है वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जहां इंटेंशन क्या है, सर बिल्डिंग देना, तो बताइए क्या करना चाहिए, बताओ। जहां इंटेंशन बिल्डिंग देना है तो बताओ क्या करना चाहिए, बताओ। एग्रीमेंट अलग अलग करना चाहिए, एक ही करना चाहिए, अलग अलग, ताकि बताओ क्या हो, अलग अलग करने से क्या होगा, जो सर्विस वाला पोर्शन है उसमें आप फर्जी खर्चे क्लेम करके अपना प्रॉफिट क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। वापस बोलो, बताओ क्या है,
बिल्डिंग प्लस एसेट में क्या करना बताओ इस वाले केस में? एग्रीमेंट नहीं करना। और यहाँ पे अगर इंटेंशन अगर बिल्डिंग देना है तो अपन को बताओ प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करना चाहिए ताकि अपन को ज्यादा खर्चों का क्या मिले, बेनिफिट मिले। अब मुझे बताओ बच्चों, आज की क्लास संपन्न हुई है ना? अब लास्ट टॉपिक आएगा, लाइन खींच दो, लाइन खींच दो, खींच दी लाइन, है ना? और फिर 12 लाइनें छोड़ दो, 12 लाइनें छोड़ दो और सेंटर में लिखो हाउ टू कंप्यूट हाउस प्रॉपर्टी इनकम। हाउ टू कंप्यूट क्या? हाउस प्रॉपर्टी इनकम। 12 लाइन छोड़ के आप क्या लिखेंगे बच्चों? हाउ, मतलब एक बॉक्स बना दो 12 लाइनों का ना। हाउ टू कंप्यूट क्या? हाउस प्रॉपर्टी इनकम। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे निकाली जाएगी? अब मैं लिखना कुछ नहीं है, कल लिखाऊंगा। आज की क्लास में बताओ शुरू की जो 3 लाइनें हैं क्या है बताओ? बिल्डिंग होनी चाहिए, होना चाहिए और खुद के व्यापार। ये लाइनें तो आपको याद करनी है। खाली जमीन का किराया हमेशा कहां जाएगा? अदर सोर्स या बीएंड में, ठीक है? रजिस्टर होना चाहिए बेनिफिशियल ओनर, बेनिफिशियल ओनर, ठीक है? और कंपोजिट रेंट का तुमको ये फ्लो चार्ट पता होना चाहिए। बाकी कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे एक चीज बताओ, बस 5 मिनट ले रहा हूं मैं। अब हाउ टू कंप्यूट तो हमने बताओ ऐसे सैलरी चैप्टर पढ़ा था। बताओ सैलरी में इनकम कब जाती है? जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय क्या हो, रिलेशनशिप हो। लेकिन सैलरी का जो फॉर्मेट था बड़ा खतरनाक था। 52 प्रोविजंस लिखते थे और माइनस एग्जम्पशन। 52 यही तो करते थे। फिर ग्रॉस सैलरी निकालने के बाद करते थे। फॉर्मेट बहुत लंबा चौड़ा था। सैलरी में बताओ अगर 52 के 52 प्रोविजन आ गए क्वेश्चन में, खैर एक दिन लग जाएगा पूरा करने में, लेकिन फिर भी 52 प्रोविजन तो होते हैं। हाउस प्रॉपर्टी में तो एक बहुत छोटा सा फॉर्मेट है। कैसे? जिन जिन घरों पे चैप्टर अप्लाई होगा, बताओ 3 घरों पे चैप्टर अप्लाई होगा, तो कौन से 3 करते? क्या निकालो उनकी? जीएवी। क्या निकालो बच्चों? जीएवी। उसमें से जो नगर निगम आप पे क्या लगाती है? म्युनिसिपल टैक्स, वो क्या कर दो? लेस। वो क्या? ग्रॉस एनुअल वैल्यू बताऊंगा, वो आ जाएगी एनएवी। देखो रेंट लो, रेंट लो प्लस प्लस नगर निगम इस बिल्डिंग पे क्या लगाती है? टैक्स। उसको पे कर दिया तो लेस कर दो, लेस डिडक्शन। क्या बोला मैंने? डिडक्शन। अंडर सेक्शन कौन सा? 24। जीएवी निकालना कौन सिखाता है? 23। 30% ऑफ क्या? एनएवी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा इस वैल्यू का। और आपने मकान के लिए क्या लिया? कोई लोन, और उस पर क्या दिया? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन। बस ये और ये क्या कर दो आप? माइनस। और यही आपकी क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और उसमें अब आपने मकान में रिपेयर पे खर्चा किया ना, कलर कराया, इंश्योरेंस करवाया, कुछ भी लेस नहीं होगा, केवल 30% क्या होगा? माइनस होगा। बताओ बच्चों, ये निकालना है। म्युनिसिपल टैक्स तो एक लाइन लेस कर देना, एनएवी अपना आ जाएगी। बोलो, दिस माइनस दिस, एनएवी क्या जाएगी? मान लो ये 10 लाख आया, 1 लाख म्युनिसिपल टैक्स, कितना बचा? 9। 9 का 30% 2,70,000। और इंटरेस्ट मान लो आपने 2 लाख पे किया, ये आ जाएगी तुम्हारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बताओ बच्चों, बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मेट है, छोटा सा फॉर्मेट है, छोटा सा। अब मुझे बताइए इस फॉर्मेट में जो मैं बोल रहा हूं कि मुझे 8 दिन लग जाएंगे, बताओ किस चीज को इन 5 लाइनों में, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, 4, 5 और 6, बताओ क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा निकालना? एक तो जीएवी, और डिडक्शन तो क्या करना है इसमें? क्या करना? 30% है। डिडक्शन में क्या मात्रा 30% कर देना। इंटरेस्ट, मतलब 2 वर्ड को समझ जाना है, क्या? जीएवी और इंटरेस्ट। तो जितने भी प्रकार के हमारे घर होते हैं ना, उनकी क्या निकालना सिखाऊंगा? जीएवी और एक क्या? इंटरेस्ट। ये चैप्टर तुम्हारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो इस चैप्टर में मैं ही नहीं 2 चीजें बताऊं क्या निकालना? जीएवी निकालना और एक क्या निकालना बच्चों? इंटरेस्ट निकालना। और बाकी आज का क्लास तो केवल क्या थी, कैसे पता चलेगा कि इनकम कहां जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी। आप लोग मेरे नोट्स का जो पेज नंबर 1 है इंग्लिश का, वो पढ़ लेना, मेरे नोट्स निकालना, मैंने सब कुछ लिखवा दिया है। पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 ये मैंने पढ़ा दिया, टिक लगा दो ऊपर ही ऊपर, आप इसको पढ़ लेना, है ना?
पेज नंबर 2 में, पेज नंबर 2 दिख रहा है आपको? एक तो मीनिंग ऑफ एनुअल वैल्यूज को छोड़ दो, बी दिख रहा है? बी क्या है? बी का मतलब बिल्डिंग एंड लैंड अटैच देयर टू, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ा दिया, बी पढ़ा दिया और सी पढ़ा दिया। क्या बोल रहा हूं बच्चों में? बी और सी, बी और सी पे टिक लगा लो आप इसको इंग्लिश में रीड कर सकते हैं आज, है ना? कौन सा? और एक पीछे पेज नंबर 16 पे क्या पढ़ा दिया? कंपोजिट रेंट। पेज नंबर 16 पे क्या बता दिया? और अब पेज नंबर 3 पे आना, और पेज नंबर 3 से क्या स्टार्ट हो जाता है? कंप्यूटेशन पार्ट। क्या हो जाता है बच्चों? कंप्यूटेशन पार्ट। ठीक है, तो अब तुम्हारी अभी किसकी क्लास है? ओएमएस की है ना, 11:15 पे। हाँ 11-10 मिनट का ब्रेक है, फिर आपकी ओएमएस, उसके बाद फिर जीएसटी होगा। वेलकम।